नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस के माइंड मैप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन मॉडर्न इंडिया से संबंधित है, यानी आधुनिक भारत से। इसमें हम लोग आधुनिक भारत में जो संवैधानिक विकास क्रम है उसको माइंड मैप की सहायता से पढ़ेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसकी अवधारणा क्या है, यानी पृष्ठभूमि। उसके बाद हम लोग इसके मुख्य जो प्रावधान है उनको जानेंगे। फिर उसके बाद इसकी जो ड्रॉबैक है यानी कमियां, उनको जानेंगे। फिर बाकी हम लोग आगे जो अन्य अधिनियम आए हैं उनको जानेंगे। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। कुशासन के कारण बंगाल में बड़ी असफलता व्यवस्था में ब्रिटिश संसद को मजबूरन ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, के मामलों की जांच करनी पड़ी। और पता चला कि कंपनी के बड़े अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की हैं। उस समय कंपनी वित्तीय संकट में थी और उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट, बीजी का मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट, से 10 लाख पाउंड कर्ज मांगा। आपको पता होगा जो पाउंड है ब्रिटेन की करेंसी है। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण जरूरी है, इसीलिए 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे आप 1773 के नियंत्रण कानून के नाम से भी जानते हैं, बना। भारत के मामलों में ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये पहला सीधा हस्तक्षेप था और कंपनी के निदेशकों से कहा कि वे सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी सारे कागज पत्र ब्रिटिश सरकार के सामने रखें। तो ये इसकी अवधारणा थी। अब हम लोग इसके जो मुख्य प्रावधान है उनको जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रावधान है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अगला, संचालक मंडल का कार्यकाल 4 वर्ष किया गया। अगला है कंपनी के व्यापारियों को निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार तथा रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला, प्रत्येक अफसर इंग्लैंड वापसी पर संपत्ति का ब्यौरा दे। अगला, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला है गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। अगला, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। साथ ही मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को इसके अधीन किया गया, यानी बंगाल के। अगला प्रावधान है इसमें, वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। जीजी से मतलब गवर्नर जनरल। अगला, इसके सभी प्रावधान परीक्षण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित थे। अगला, संचालक मंडल अब 500 पाउंड के स्थान पर 1000 पाउंड का अंशधारी होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग इसकी कमियों पर नजर डालते हैं। पहली कमी है इसकी, गवर्नर जनरल एंड परिषद के बीच लगातार झगड़े। दूसरी, सर्वोच्च न्यायालय ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं था उसे कौन से कानून का अनुसरण करना है, भारतीय या अंग्रेजी। इसको आपको उदाहरण के माध्यम से नीचे समझाया गया है। जैसे, न्यायालय ने मुर्शिदाबाद के भूतपूर्व दीवान महाराजा नंद कुमार को जालसाजी के अभियोग में मौत की सजा सुनाई। उस समय अंग्रेजी कानून के तहत जालसाजी के लिए मृत्यु दंड दिया जा सकता था, मगर नंद कुमार ब्राह्मण था और उसे ऐसे अपराध के लिए भारत में ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था। इससे बंगाल में बड़ी सनसनी फैली। इस तरह रेगुलेटिंग एक्ट लागू करने पर संसद यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण अस्पष्ट बना रहा। तो ये इसकी कुछ कमियां थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगले एक्ट पर आते हैं जो इसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। तो अगला एक्ट है 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। तो जानते हैं इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं। पहला है इसमें, ये संशोधन अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियों यानी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। अगला, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला, इस अधिनियम के अनुसार कंपनी के पदाधिकारी अपने शासकीय रूप में किए गए कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए। अगला, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को और स्पष्ट किया गया तथा उसे कलकत्ता के सभी निवासियों पर लागू कर दिया गया। अगला, इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि उच्चतम न्यायालय को अपनी आज्ञाएं व आदेश लागू करते समय एवं सरकार को नियम व विनियम
बनाते समय भारतीयों के धार्मिक तथा सांस्कृतिक रीति रिवाजों को ध्यान में रखना होगा। अगला, अब गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा बनाए गए नियम को सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं था। अगला, कुल मिलाकर 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में एक बड़ा कदम था। तो ये आपको एक्ट याद रखना है और इससे जुड़ी मुख्य बात है। अब हम लोग अगले अधिनियम पर आते हैं। अगला अधिनियम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी अधिनियम काफी महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं इसके मुख्य प्रावधान। सबसे पहला प्रावधान है, आपको याद रखना है, ब्रिटिश पीएम विलियम पिट द यंगर के नाम पर इसे लाया गया। अगला, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामलों में स्पष्ट शब्दों में बंगाल के अधीन कर दिया गया। अगला, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इसे भी लाया गया था, आपको ध्यान रखना है। अगला है, कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अगला, अंग्रेज नए इलाके नहीं जीतेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसमें प्रावधान था कि जो अंग्रेज हैं अब भारत में नए इलाकों को नहीं जीतेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने नए इलाके जीते। और अगला इसमें जो प्रावधान है, आपको याद रखना है, वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों का पृथक्करण, यानी उनको अलग अलग कर दिया गया है। या आप ऐसे कह सकते हैं दोहरे प्रशासन का प्रारंभ। तो इसमें पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको व्यापारिक मामलों के लिए बनाया गया। और अगला बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, इसे राजनीतिक मामलों के लिए। इसमें 6 कमिश्नर थे जो आपको याद रखने हैं। और ये जो राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसमें देख लीजिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक, असैनिक और राजस्व मामलों पर पूर्ण नियंत्रण रख सकती थी। अगला आपको इसमें जो प्रावधान है याद रखना है, ये जो एक्ट था वो 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में पहली बार कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। अगला, ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों एवं भारत में उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण प्रदान किया गया था। इसको आपको ये नाम याद रखना है कि इसका जो दूसरा नाम है वो हाफ लॉ सिस्टम, ये इसका अलग नाम है, ये आपको याद रखना है। यानी इसको अदर नेम से हाफ लॉ सिस्टम भी कहा जाता है, जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। क्यों कहा जाता है ये भी जान लीजिए। क्योंकि इसने संसद और कंपनी के निदेशकों के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव किया। अगला इसमें लास्ट प्रावधान है, भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना। तो ये 1784 पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगले एक्ट पर आते हैं। अगला एक्ट है 1786 का अधिनियम, यानी 1786 का एक्ट। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रावधान जानते हैं। पहला प्रावधान है इसमें, गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां मिल गई। दूसरा, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा निर्णय लागू करने का अधिकार दे दिया गया। तो इसमें 2 ही प्रावधान थे जो आपको याद रखना है 1786 के एक्ट में। अब हम लोग अगले एक्ट पर आते हैं। अगला एक्ट है 1773 का चार्टर एक्ट, या आप इसे एक्ट कह लीजिए या चार्टर। इसमें आपको ये भी याद रखना है, ये पहला चार्टर था अधिनियम में। तो उसके बाद 20-20 वर्ष के अंतराल पर अन्य चार्टर लाए गए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो मुख्य पॉइंट है उनको जानते हैं। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन अधिनियमों के द्वारा कंपनी की आज्ञा पत्र अवधि बढ़ाने के साथ साथ कंपनी के अधिकार, कंपनी एवं सरकार के बीच संबंध, कंपनी के भारतीय प्रशासन में समय समय पर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, तो इसलिए ये नाम दिया गया। ये तय हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा, यानी इंडियन फंड से। अगला प्रावधान है, इसके तहत गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार मिल गया। तो इसके कुछ मुख्य प्रावधान थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगले चार्टर एक्ट पर आते हैं। अगला चार्टर एक्ट काफी महत्वपूर्ण है, 1813 का चार्टर एक्ट। तो जानते हैं इसके मुख्य प्रावधान। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, पहला प्रावधान है इसमें। अगला, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की
संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, यानी मजबूत कर दिया। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ये आपको राशि याद रखनी है, 1 लाख। अगला, भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी गई। लेकिन इसमें आपको ये याद रखना है, ये जो यहाँ पे पॉइंट है, चाय के व्यापार पर और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा। अगला प्रावधान है इसमें, कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश दिए जाने की व्यवस्था की गई। अगला प्रावधान है इसमें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्तियों को परिभाषित किया गया और उसका विस्तार भी कर दिया गया। ये आपको पता ही होगा, ये सेकंड चार्टर है, पहला 1773 का था। ब्रिटिश व्यापारियों और इंजीनियरों को भारत आने तथा यहाँ बसने की अनुमति प्रदान कर दी गई, लेकिन इसके लिए उन्हें संचालक मंडल और नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना आवश्यक था। तो ये 1813 चार्टर एक्ट से संबंधित कुछ मुख्य प्रावधान थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगला जो चार्टर एक्ट है उसके प्रावधानों पर चर्चा करते हैं। अगला चार्टर एक्ट है 1833 का चार्टर एक्ट। तो जानते हैं इसमें कौन कौन से मुख्य प्रावधान थे। पहला प्रावधान है इसमें, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य शामिल किया गया। ये पहला प्रावधान है और ये आपको याद रखना है, ये थर्ड चार्टर एक्ट था। दूसरा यानी अन्य प्रावधान इसमें, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कौन से चार्टर एक्ट या अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगला, कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियां सीमित कर दी गईं। अगला, कंपनी के सारे ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिए। अगला, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी जो उसका मोनोपोली थी ट्रेड को लेके उसको खत्म कर दिया गया। उसमें क्या था, एकाधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर उसका जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा। लेकिन 1813 में ऐसा प्रावधान था, लेकिन 33 में इसको खत्म कर दिया गया। अगला प्रावधान, गवर्नर जनरल को कंपनी के नागरिक तथा फौजी कार्यों के नियंत्रण, व्यवस्था तथा निर्देशन का अधिकार दिया गया। अगला, दास प्रथा समाप्ति हेतु निर्देश, दास प्रथा गैर कानूनी घोषित कर दी गई, आपको पता होगा। अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र, ये अगला प्रावधान है, कि भारत में आने तथा रहने की आज्ञा दे दी गई। वे भारत में भूमि भी खरीद सकते थे। अगला, कंपनी को प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। अगला प्रावधान, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रस्ताव किया गया। खुली प्रतियोगिता प्रणाली लागू नहीं की गई, इसमें प्रस्ताव लाया गया है। जो खुली प्रतियोगिता प्रणाली है वो अगले एक्ट में आई है। अगला है, कंपनी धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अगला जो अंतिम प्रावधान है इसमें, भारत में सरकार का वित्तीय, विधायी तथा प्रशासनिक रूप से केंद्रीयकरण करने का प्रयास किया गया है। तो ये 1833 के चार्टर एक्ट से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगले एक्ट पर आते हैं। अगला चार्टर एक्ट है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो जानते हैं इसमें कौन कौन से मुख्य प्रावधान थे। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। पहला, कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद ना चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दे दी गई। अगला, सेवाओं में नामजदगी यानी जो भी नामित होते थे का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति भी की गई, यानी अब जो भी कंपनी में भर्तियां होंगी वो कंपटीशन के तौर पे होंगी। अगला इसमें प्रावधान है, चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में ये अंतिम अधिनियम था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रावधान, इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। दैट इज अर्थात पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व विधान परिषद में, आपको ये याद रखना है। अगला प्रावधान, गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया इसी में। अगला, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अगला प्रावधान,
डायरेक्टरों की संख्या 24 से 18 कर दी गई, यानी अब कम कर दी गई, और उनमें 6 सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाने थे, यानी नॉमिनेट। अगला, बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अगला, जो गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो ये 1813 के चार्टर एक्ट से संबंधित कुछ मुख्य प्रावधान थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगले एक्ट पर आते हैं। अगला एक्ट ये काफी महत्वपूर्ण एक्ट है। आपको पता होगा जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद ये ब्रिटिश सरकार द्वारा एक्ट लाया गया, 1858 का एक्ट। तो जानते हैं इससे जुड़े मुख्य प्रावधान। पहला इसमें प्रावधान यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 1784 में बनाए गए थे एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया इसकी सहायता से। इसके समस्त जो अधिकार थे वो भारत सचिव को हस्तांतरित कर दिए गए। अगला प्रावधान, भारत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण ब्रिटिश शासक के नियंत्रण में कर दिया गया। अगला, अखिल भारतीय सेवाओं तथा अर्थव्यवस्था से संबद्ध विषयों पर भारत सचिव परिषद की राय मानने को बाध्य था। अगला, लोगों के पुराने अधिकारों और रीति रिवाजों को उचित सम्मान दिया जाएगा। अगला है दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था की समाप्ति, यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको समाप्त किया गया। अगला, भारत में कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई और जो शासन था वो सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया। अगला प्रावधान, प्रशासनिक सेवाओं में किसी धर्म जाति का व्यक्ति प्रवेश पा सकेगा। अगला, गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई जिसका अर्थ था ब्रिटिश शासक का प्रतिनिधि। तो ये आपको प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना है कि जो गवर्नर जनरल था उसे किस एक्ट के माध्यम से वायसराय की पदवी दी गई। अगला, वायसराय का कार्यालय भारत सचिव के अधीन किया गया तथा यानी एंड है ये, तथा सभी कानूनों पर सचिव की स्वीकृति अनिवार्य की गई। अगला, भारतीय राजाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे तथा अंग्रेजी राज्य में नए इलाके नहीं मिलाए जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर ऐसा नहीं हुआ। अगला, पहला सचिव, ये आपको नाम याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, पहला सचिव लॉर्ड स्टैनली था। अब आपको ये भी याद रखना है इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का मंत्री जो राज्य सचिव कहलाता था, जो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था, ये आपको याद रखना है। अगला है इसमें भारत राज्य सचिव एक निगम निकाय घोषित किया गया जिस पर इंग्लैंड एवं भारत में दावा किया जा सकता था अथवा जो दावा दायर कर सकता था। अगला, अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्ति खुली प्रतियोगिता द्वारा करने का प्रावधान किया गया है, यानी जो आपको याद रखना है जो सिविल सेवा थी उसमें जो प्रणाली थी वो ओपन कॉम्पिटिटिवनेस शुरू की गई। अगला है जो अंतिम इसमें न्याय उदारता धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया जाएगा, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया। तो ये 1858 एक्ट से संबंधित कुछ मुख्य प्रावधान थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगले एक्ट पर आते हैं। अगला एक्ट काफी महत्वपूर्ण है, 1861 का भारत शासन या भारत परिषद अधिनियम। तो जानते हैं इससे जुड़े मुख्य प्रावधान। पहला प्रावधान है इसमें वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसी का मतलब है एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद में 5वां सदस्य शामिल किया गया। अगला, वायसराय को विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, ये आपको याद रखना है ऑर्डिनेंस। अगला, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया गया, यानी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लाया गया जिसके तहत बंगाल, मद्रास व बंबई में एक एक एचसी यानी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला, मुंबई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने तथा संशोधन का पुनःअधिकार दिया गया। अगला है गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार किया गया जिसमें मिनिमम 6 सदस्य हो सकते थे और मैक्सिमम 12 सदस्य। अगला, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई जिसकी अवधि मात्र 6 माह थी। अगला, गवर्नर जनरल के परिषद के किसी भी अधिनियम पर वीटो कर सकता था, ये आपको याद रखना है, यानी गवर्नर जनरल जो था वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या परिषद के किसी भी अधिनियम पर वीटो कर सकता था। अगला, विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की गई इस अधिनियम के माध्यम से। अगला, गवर्नर जनरल विस्तारित परिषद में
भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था इस एक्ट के माध्यम से। अगला, विभागीय प्रणाली का आरंभ, जिसे आप पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पे आप जान लीजिए विभागीय प्रणाली क्या होती है। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। अगला जो प्रावधान है इसमें, परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई। तो ये 1861 भारत शासन अधिनियम से संबंधित कुछ मुख्य प्रावधान थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगले एक्ट पर आते हैं। अगला एक्ट है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, 1892 का अधिनियम या 1892 का एक्ट। तो जानते हैं इससे जुड़े मुख्य प्रावधान। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन का प्रस्ताव रखने एवं मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं था इस एक्ट में, आपको ध्यान रखना है। अगला, कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से चुने जाने की मंजूरी दी गई। अगला, विधानमंडल के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मसलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। अगला, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन की जो प्रणाली थी इस एक्ट के माध्यम से शुरू की गई। अगला, विधान परिषदों को कुछ अधिकार दिए गए। अगला, केंद्रीय विधान परिषद तथा प्रांतीय विधान परिषद के अतिरिक्त संख्या बढ़ा दी गई। और इसमें जो नारा दिया गया या कैंपेन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर भी नहीं, ये आपको याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगला, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे और ना ही उत्तरों पर चर्चा की जा सकती थी, ये बजट की बात हो रही है। अगला, सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर चर्चा करने का अधिकार था। अगला जो अंतिम प्रावधान है इसमें, विकेंद्रीकरण की शुरुआत इसके एक्ट के माध्यम से भी की गई। तो इस अधिनियम से संबंधित ये जो मुख्य पॉइंट थे वो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगले एक्ट पर आते हैं। अगला एक्ट काफी महत्वपूर्ण है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसे ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। अब हम लोग इसके जो सभी प्रावधान हैं उनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, गांधी जी का कथन था इस एक्ट के बारे में, इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने किस एक्ट के संबंध में ऐसा कहा था कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो ये आपको याद रखना है, 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगला, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति। और पहले सदस्य, ये आपको याद रखना है, पहले सदस्य सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, ये भी आपको नाम याद रखना है। अगला, जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अगला है इसमें, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के प्रस्ताव विषयों यानी पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान देने का अधिकार मिला। तो ये आपको याद रखना है। अगला, यदि इन सुधारों से किसी भी तरह भारत में संसदीय व्यवस्था स्थापित होने का डर हो तो कम से कम मैं उससे कोई नाता रखने को तैयार नहीं हूँ। ये कथन आपको याद रखना है, इस एक्ट के संबंध में मार्ले का कथन था। अगला, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व यानी मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदान द्वारा केवल। तो ये आपको याद रखना है, यानी जो मुस्लिम यहाँ पे समुदाय था उसके लिए अलग से प्रावधान किया गया। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जो इसमें गवर्नर जनरल था वो मिंटो था, यानी वायसराय आप कह लीजिए चाहे, और सचिव मार्ले थे, वायसराय मिंटो, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। मिंटो को ही सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है या सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा जाता है। अगला, प्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत हुई इससे, यानी डायरेक्ट इलेक्शन। अगला, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालयों एवं जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। ये भी आपको याद रखना है, मुस्लिमों के साथ साथ प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालयों एवं जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। अगला,
गैर सरकारी बहुमत का प्रारंभ, ये भी आपको याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ये तो हम लोग देख चुके थे कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम सदस्य बने या प्रथम भारतीय सदस्य। और आपको याद रखना है इसके जो वास्तविक उद्देश्य थे, नरमपंथियों को यानी जो नरमपंथी थे उनको भ्रमित करना, राष्ट्रवादियों में फूट डालना, भारतीयों के बीच एकता करने को रोकना। अगला, केंद्रीय व्यवस्थापिका में संख्या 16 से 60 की गई, यानी जो नंबर था उसको इंक्रीज कर दिया गया। अगला, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। अब आपको इससे जुड़े कुछ अन्य जो मुख्य पॉइंट हैं वो भी याद रखने हैं। जो ये कथन था, पहला, मार्ले मिंटो सुधारों ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला। ये के.एम. मुंशी का कथन है, इस एक्ट के संबंध में आपको याद रखना है। अगला, दूसरा कथन, 1919 के सुधारों द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम नांग के दांत बो रहे हैं, इसके परिणाम भीषण होंगे। ये लॉर्ड मार्ले का कथन था, ये आपको याद रखना है। तो ये 1909 से जुड़े हुए कुछ मुख्य प्रावधान थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगले एक्ट पर आते हैं। अगला एक्ट है 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते होंगे या मॉन्टफोर्ड सुधार के नाम से भी, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग इसके जो प्रावधान है उनको देखते हैं। इसमें पहला प्रावधान है प्रांतों में केंद्रीय नियंत्रण में कमी, तो ये आपको याद रखना है। अगला, भारत सचिव को अधिकार कि वह भारत में महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कर सकता है, या तो आप ऐसे समझ लीजिए कैग की नियुक्ति का प्रावधान, ये महत्वपूर्ण है। अगला, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जिसका जनक, ये भी आपको याद रखना है, इससे प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया जिसका जनक लियोनिस कार्टियस था। ये नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे कि द्वैध शासन प्रणाली का जनक कौन था, लियोनिस कार्टियस। अगला, यहाँ पे आपको याद रखना है, इसने वकालत की, इसने भारतीयों को पर्याप्त स्वास्थ्य के साथ साथ नगरपालिकाओं तथा स्थानीय निकायों के संस्थानों के गठन की वकालत की। अगला, इसने लंदन में भारत उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला, इसने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, इसके तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। और अगला आपको याद रखना है, वैधानिक आयोग का गठन हर 10 वर्ष पर, ये आपको याद रखना है। इसके बाद तो इसके संबंध में जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका कथन भी आपको याद रखना है। ये अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल है, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था इस अधिनियम के संदर्भ में। अगला, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, तो ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस एक्ट के माध्यम से दिया गया, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। और इसमें आपको ये याद रखना है, महात्मा गांधी का कथन इस एक्ट के संदर्भ में, ये भविष्य में भी भारतीय के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे, तो ये आपको याद रखना है। इसमें गांधी जी ने कहा था ये भविष्य में भी भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे पारतंत्र यानी गुलाम बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे। अगला, राज्यसभा के सृजन का प्रावधान, ये भी आपको याद रखना है। अगला, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगला है इसमें सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत का विस्तार किया गया। उसमें आपको पता होगा कि जो मुस्लिम समुदाय था उसको अलग से निर्वाचन दिया गया, यानी पृथक निर्वाचन। इसमें जो निर्वाचन था उसका विस्तार किया गया और उसको सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों तक विस्तारित कर दिया गया। अगला है इसमें काउंसिल मेंबर के 6 में से 3 भारतीय सदस्य होंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। अगला, ये तो हम लोग देख चुके, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। अगला, इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, ये आपको याद रखना है। ऊपरी सदन राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट और निचला सदन दूसरा केंद्रीय विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें आपको ये भी याद रखना है कि जो प्रथम राज्य परिषद थी यानी काउंसिल स्टेट,
उसमें सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता था। बाकी जो बचे हुए थे 26, वो नामित किए जाते थे। अगला, सदस्यों की संख्या, ये केंद्रीय विधानसभा की बात की जा रही है, 144 थी, जिसमें 104 निर्वाचित होते थे तथा 40 मनोनीत किए जाते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता था। अगला, इसमें ये जो कुछ बातें आपको याद रखनी है, दोनों सदनों को समान अधिकार थे, यानी जो ये सदन थे, प्रथम राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा, इनको समान अधिकार थे। एक अंतर था इसमें, बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। ये सिर्फ एक ही अंतर था, आपको याद रखना है, बाकी सभी अधिकार समान थे। और इसमें जो आपको याद रखना है, प्रांतीय वर्गों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला वर्ग था आरक्षित यानी रिजर्व, ये किसके संदर्भ में था, यानी इस पे किसका हक था, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल का। और दूसरा था हस्तांतरित या अंतरित, इसमें गवर्नर जनरल द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से निर्णय लेता था। इसमें कौन कौन से विषय थे वो भी आपको याद रखना है। इसमें पहला विषय था सिंचाई, दूसरा जलमार्ग, फिर खान, कारखाना, बिजली, वायलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विभाग, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह, सार्वजनिक सेवाएं। अगला, वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, गैस, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, छापा खाना, समाचार पत्र। और इसमें कौन कौन से विषय थे, धार्मिक तथा अग्रहार दान, शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, जिसे आप लोग लोकल गवर्नमेंट भी बोलते होंगे, सार्वजनिक निर्माण विभाग, यानी ये आपको पता होगा PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अगला, आबकारी, और अगला उद्योग, और अगला तौल एवं माप, और सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण। तो इसमें आपको ये याद रखना है, जो महत्वपूर्ण विषय थे उसने गवर्नर जनरल को अपने पास रखा था, और जो कम महत्वपूर्ण विषय थे उनको जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो उसमें मंत्री थे, उनकी सहायता से वो निर्णय लेता था। तो ये आपको याद रखना है 1919 एक्ट से संबंधित कुछ मुख्य बातें। अब हम लोग अगले अधिनियम पर आते हैं। अगला अधिनियम काफी महत्वपूर्ण है, साइमन कमीशन। ये काफी चर्चित भी है, इसे ही इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा नाम है इसका पहला भारतीय विधिक आयोग, अन्य नाम, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग इन्हें एक एक कर से इनसे जुड़े सभी बिंदुओं को देखते हैं। पहला है इसमें, इसे एक संघीय संविधान होना चाहिए, इसका ऐसा मतलब प्रस्ताव था या ऐसी इसकी सिफारिश थी साइमन कमीशन की, आपको ध्यान रखना है। इसका सहयोग किसने किसने किया था ये भी आपको याद रखना है, जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी। ये जस्टिस पार्टी पंजाब यानी वो सॉरी मद्रास में थी, और यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में। तो इन दोनों पार्टियों ने इस जो कमीशन थी इसका समर्थन किया था। इसका उद्देश्य क्या था वो जानते हैं हम लोग, संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। अगला है इसमें, राज्यपाल के पास आंतरिक सुरक्षा एवं प्रशासनिक शक्तियों से संबंधित विवेकाधिकार, ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक सदस्य क्लीमेंट एटली था, जो लेबर पार्टी से था, यानी श्रमिक दल से, आपको ध्यान रखना है, जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना। अगला इसमें है, हाई कोर्ट पर भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। अगला, इसका भारत में काले झंडे दिखाकर और साइमन वापस जाओ नारा लगाकर हड़तालें की गई या विरोध किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला, विरोध इसका किसने किसने किया, ये तो सहयोग था, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस INC इसने भी इसका विरोध किया, और हिंदू महासभा ने भी इसका विरोध किया, और जो लिबरल फेडरेशन था उसने भी इसका विरोध किया। अगला इसमें प्रावधान हम लोग देखते हैं, इसने प्रांतीय क्षेत्र में द्वैध शासन को प्रतिस्थापित कर वहां उत्तरदायी सरकार गठित करने की सिफारिश की। अगला, गवर्नर जनरल को मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, ऐसी इसकी सिफारिश थी। अगला इसमें, इसके प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट बनी, जिसके निर्माता मोतीलाल नेहरू थे, अगस्त 1928 में, जिसे मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा ने इस पर आपत्ति जताई। यानी जो मुस्लिम नेहरू रिपोर्ट बनी थी उस पर मुस्लिम लीग तथा हिंदू सभा ने आपत्ति जताई। ये रिपोर्ट आपको याद रखनी है 1930 में। अगला है इसमें, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई, ऐसी सिफारिश थी इसकी।
प्रांतों को कानून निर्माण सहित पूर्ण स्वायत्तता दी जानी चाहिए, ये भी इसकी एक सिफारिश थी। ये आपको याद रखना है। इसका जो अध्यक्ष था वो साइमन था। वो किस दल से था? तो उदारवादी दल से, लिबरल पार्टी, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला, इसमें 7 सदस्य थे और सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहिष्कार हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। इसे एक संघीय संविधान होना चाहिए, ये तो हो गया। और इसके प्रत्युत्तर में जो इसने रिपोर्ट अपनी दी ब्रिटिश सरकार को 1930 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका बहिष्कार इसलिए किया गया कि इसमें सभी सदस्य अंग्रेजी थे, ये बात आपको याद रखनी है साइमन कमीशन के संदर्भ में। आईएनसी के मद्रास अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष एम ए अंसारी थे, ये आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा ने आईएनसी के फैसले का समर्थन किया। इसके बहिष्कार का जो प्रस्ताव लाया गया था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में, आपको ध्यान रखना है। अगला है इसमें, इसके बहिष्कार हेतु सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 1927 में इलाहाबाद में किया गया, ये भी आपको याद रखना है। इसके बहिष्कार का प्रस्ताव मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट्स है, वो आपको याद रखने हैं साइमन कमीशन से। थोड़ा सा आपको इसमें ये भी याद रखना है, आ ही गया तो हम जान लेते हैं वुधान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ और इसका उद्देश्य क्या था, ये भी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोंचमपल्ली ग्राम से आचार्य विनोबा भावे द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण करना था। तो ये आपको गोदान आंदोलन से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट हैं, वो याद रखने हैं। अब हम लोग अगले एक्ट पर आते हैं। अगला एक्ट काफी महत्वपूर्ण है, 1935 का भारत सरकार कानून या 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो जानते हैं इससे जुड़े मुख्य पॉइंट, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। इसके तहत जो अपशिष्ट शक्तियां थी वो वायसराय को दी गई। दूसरा, आपको इसमें जवाहरलाल नेहरू का जो कथन है इसके संदर्भ में वो याद रखना है, अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन या गाड़ी की संज्ञा दी जवाहरलाल नेहरू ने इसे, ये आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगला, संघीय न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान था इसमें। अगला, कांग्रेस ने विरोध करने के बावजूद चुनाव में भाग लिया। अगला, पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा तथा बिल्कुल अस्वीकृत बताया इस एक्ट को किसने? जिन्ना ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कथन जिन्ना का है, पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत। अगला, नवंबर 1932 में हुए तृतीय गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्शों का परिणाम था ये एक्ट, ये भी आपको याद रखना है। जो गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे 3, उनका ये परिणाम था। अगला, मताधिकार का विस्तार किया गया। अगला है, आपको ये याद रखना है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किया गया, जिसकी शुरुआत 1919 अधिनियम के माध्यम से की गई थी। अगला, ये आप समझ लीजिए, यानी प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। नेहरू द्वारा इसे क्या कहा गया? अनैच्छिक, अप्रजातंत्रीय, अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी गई इसे, ये भी आपको याद रखना है। 2 कथन हो गए नेहरू को, पहला था अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन, और दूसरा अनैच्छिक, अप्रजातंत्रीय या अलोकतांत्रिक, अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी गई। और अगला है इसमें, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, लेकिन ये देशी रियासतों के शामिल न होने के कारण कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया। अगला है इसमें, मुद्रा तथा साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना का प्रावधान था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, इसने यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तथा जेपीएससी यानी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का भी प्रावधान किया या स्थापना की। अगला, इसके तहत बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग किया गया तथा अदन को भी इस एक्ट के माध्यम से अलग किया गया। अगला, इसमें प्रस्तावना का अभाव था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया गया। अगला है इसमें, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, यानी अब दलितों, मजदूरों तथा श्रमिकों के लिए भी जो निर्वाचक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति थी उसका विस्तार किया गया। अगला, केंद्र में 2 सदनों वाली विधायिका की व्यवस्था, अर्थात केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना,
प्रांतीय समवर्ती संघ सूची का निर्माण, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत परिषद का अंत, जो 1858 में बनी थी, उसका इसके द्वारा अंत कर दिया गया। तो ये 1935 भारत शासन अधिनियम से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगले एक्ट पर आते हैं। अगला एक्ट है, यानी यह प्रस्ताव आप कह लीजिए क्रिप्स प्रस्ताव। ये आपको ध्यान रखना है, क्रिप्स प्रस्ताव, जिसकी डेट भी आपको याद रखनी है, कब आया था, 22 मार्च 1942 को यह कब पारित किया गया था। क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव, ये आपको ध्यान रखना है, 22 मार्च 1942। कभी कभी ऐसा दे रखा होगा, जैसे कैबिनेट मिशन होता है, कहीं कहीं दे रखा होगा क्रिप्स मिशन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो जानते हैं इससे जुड़े मुख्य पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका कथन, मतलब गांधी जी का इस प्रस्ताव के संदर्भ में कथन, गांधी जी ने इसे क्या कहा। गांधी ने इसी के लिए कहा कि ये पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग को निमंत्रण है, तो ये आपको याद रखना है। गांधी जी ने इसी प्रस्ताव के या इसी प्रस्ताव को कहा था कि ये पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग को निमंत्रण है। अगला, कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता था, ऐसा इसमें प्रावधान था। अगला, भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान था। अगला, अब यहाँ पे आपको याद रखना है, इसे पीएम विंस्टन चर्चिल द्वारा भेजा गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है, इसे पीएम विंस्टन चर्चिल द्वारा भेजा गया था। अगला, सभी देशी रियासतों तथा प्रांतों को मिलाकर एक संघ बनेगा। अगला, भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित होगा, ऐसा इसमें प्रावधान था। अगला, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से आधिकारिक वार्ताकार, ये महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए, आपको नाम याद रखने हैं, पहले जवाहरलाल नेहरू तथा दूसरे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से कौन आधिकारिक वार्ताकार थे, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला, गांधी जी ने इसे टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक कहा, यानी जिसकी डेट निकल गई हो, तो ये आपको ध्यान रखना है गांधी जी का कथन। अगला है इसमें संविधान निर्मात्री संस्था का गठन जिसमें केवल भारतीय होंगे, ऐसा इसमें प्रावधान था। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगले प्रस्ताव या एक्ट या जो भी मिशन है उसको देखते हैं। अगला है सी राजगोपालचारी फार्मूला, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है, इसकी डेट भी याद रखनी है, कब आया था, वो 42 में आया था, ये 44 में। तो जानते हैं इससे जुड़े मुख्य प्रावधान। युद्ध समाप्ति के पश्चात भारत के उत्तर पश्चिम व उत्तर पूर्वी प्रदेशों के लिए मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह द्वारा ये सुनिश्चित करना था कि वे भारत में रहना चाहते हैं या इससे अलग होना चाहते हैं, पहला प्रावधान। अगला है इसमें बीडी सावरकर ने इसकी आलोचना की, यानी इसका बहिष्कार किया, आपको ध्यान रखना है, सी राजगोपालचारी फार्मूले का। अगला, गांधी जी ने इसका समर्थन किया, ये भी आपको याद रखना है। अगला, मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे तथा अंतरिम सरकार में कांग्रेस के साथ सहयोग करे, इस फार्मूला में ऐसा कहा गया था। अगला, जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया, यानी इसका बहिष्कार किया। अगला, भारत के विभाजन की स्थिति में प्रतिरक्षा, व्यापार, संचार व्यवस्था एवं जनसंख्या का आदान प्रदान एक समझौते के द्वारा तय किया जाएगा, ऐसा प्रावधान था इसमें। अब हम लोग अगली जो योजना है उस पर आते हैं। अगली योजना है बेवेल योजना, ये डेट भी आपको याद रखनी है, 1945 में आई। तो ये योजना विफल रही, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है आपको, गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारी परिषद के निर्णय को बदलने का अधिकार था इसमें। अगला है इसमें, इसके अनुसार कार्यकारी परिषद में सवर्ण हिंदुओं तथा मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला है इसमें और लास्ट है कैबिनेट मिशन योजना 1946, ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है प्रीलिम्स के लिए भी। तो जानते हैं इससे जुड़े मुख्य प्रावधान। इसके पक्ष में गांधी जी पूरी तरह थे, पहला प्रावधान है इसमें, यानी गांधी जी ने इसका पूर्णतः समर्थन किया। अगला,
इसके जो मुख्य प्रस्ताव थे वो जानते हैं। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए। अगला, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी। अगला, भारत की एकता बनाई रखी जाए। अगला, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग थी उसको ठुकरा दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो मांग थी उसको ना माना जाए। अगला, इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था या प्रस्ताव रखा था, जिसमें प्रांत, खंड और संघ। अगला है, इसमें आपको याद रखना है, इसमें जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस, ये आपको नाम याद रखना है। और जो अन्य 2 सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर, ये नाम भी आपको याद रखना है। जो अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस और अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर। अगला, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता तथा अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त होनी थी, ये भी आपको याद रखना है, इसमें ऐसा प्रावधान था। इस समय आपको ये याद रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आजाद, तो ये भी आपको याद रखना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपसे कुछ नए टॉपिकों के साथ जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही आप लोग अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में भी हमें बताइए, जिससे हम लोग जो अन्य वीडियो हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित वो आपके लिए लेके आए। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।